मित्रों नमस्कार। आज मेरे वीडियो का विषय है मारवाड़ के किसान आंदोलन भाग 2 1932 से 1949। इसके पहले मैंने मारवाड़ के किसान आंदोलनों पर एक वीडियो बनाया जिसमें 1915 से लेकर के 1932 के पीरियड को कवर किया है। और जो ये दूसरा भाग है, ये जो दो भागों में इस मारवाड़ के किसान आंदोलन को बांटा गया है, उसके पीछे जो आंदोलन की जो प्रवृत्तियां रहीं, जो ट्रेंड्स रहे, उसके आधार पर मैंने इसका विभाजन किया है। तो ये मारवाड़ के किसान आंदोलन पर दूसरा भाग है। तो इसकी शुरुआत के पहले मैं पुनः दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि उन्होंने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। जैसा मैं पिछले वीडियो में बताया कि 5 मार्च 1932 को मारवाड़ हितकारिणी सभा और मारवाड़ यूथ लीग को गैर कानूनी संगठन करार दे दिया गया और इनके जो नेता थे उन नेताओं को राज्य से निष्कासित कर दिया। इस तरह से 1932 में राज्य ने ये समझा कि उन्होंने जन आंदोलनों का अंत कर दिया है, किंतु जो राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग थे, जिसमें प्रमुख तौर पर नेता तो जयनारायण व्यास थे ही, लेकिन अन्य जो भी नेता थे वे जो हैं गुप्त तरीके से बिल्कुल अंडरग्राउंड होकर के अपने संगठन को मजबूत करते रहे। और 2 वर्ष बाद ही 1934 में एक संगठन जोधपुर प्रजामंडल के नाम से 1934 में अस्तित्व में आया। इसी के साथ एक और संगठन बना 2 साल बाद 1936 में सिविल लिबर्टीज़ यूनियन, नागरिक अधिकारों का संगठन। तो ये जो 2 संगठन बने 1934-1936 में, इनके बनते ही पुनः, क्योंकि जो गैर कानूनी जो करार दिया गया था वो तो मारवाड़ हितकारिणी सभा थी और इसके अलावा ये मारवाड़ यूथ लीग थी, तो इसलिए नए नामों से यही नेता, जिसमें जोधपुर प्रजामंडल और सिविल लिबर्टीज़ यूनियन के नाम से सामने आए। इन दोनों संगठनों ने अपनी गतिविधियां आरंभ की और इनकी गतिविधियां किसानों तक नहीं पहुंच पाई, ग्रामीण क्षेत्र तक नहीं पहुंची। इन्होंने पुनः संगठित करके शहरी स्तर पर ही इन्होंने अपनी गतिविधियां आरंभ की, किंतु 1937 में इन दोनों संगठनों को, जोधपुर प्रजामंडल और सिविल लिबर्टीज़ यूनियन, दोनों को गैर कानूनी करार दे दिया। तो ये राज्य के पास एक अच्छा हथियार हो गया कि किसी भी संगठन को गैर कानूनी करार दे दिया जाए, क्योंकि यहाँ जो राजस्थान की देशी रियासतों की स्थिति है, यहाँ के लोगों को अपने संगठन बनाने का अधिकार ही नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जो भी संगठन बनते थे वे राज्य के दया पर निर्भर थे। अगर राज्य उन पर रोक लगा दे तो गतिविधियाँ चलाना मुश्किल था। तो फिर इसके बाद 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। जब मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ, इस समय तक कांग्रेस की नीति में परिवर्तन आ गया था, क्योंकि कांग्रेस अभी तक देशी रियासतों में किसी भी प्रकार के जन आंदोलनों की जिम्मेदारी लेने के पक्ष में नहीं थी। उनकी समझ ये थी कि छोटी छोटी ये 550-600 इकाइयाँ हैं, इन इकाइयों में अगर कांग्रेस जन आंदोलन में फंस गई तो वो जो उनका मूल लक्ष्य है, अंग्रेज़ी साम्राज्य से मुक्ति प्राप्त करना, उससे भटक जाएगी। और अंग्रेज़ी साम्राज्य में जो ब्रिटिश इंडिया को हम कहते हैं, यदि उसमें स्वराज्य स्थापित होता है, आज़ादी आएगी, तो ये प्रिंसिपल स्टेट्स की स्थिति ये हो गई है कि इनकी जो भविष्य है वह केंद्र सत्ता जो होगी भारत की, उसी के साथ जुड़ेगी। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको जो प्राणवायु मिल रही थी वो तो अंग्रेज़ी राज से मिल रही थी। यदि अंग्रेज़ी राज ख़त्म होता है तो नेचुरली ये देशी रियासतें भी अपने आप प्रभावहीन हो जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरह से 1938 में परिवर्तन का कारण ये हुआ, जब बड़ी देशी रियासतों में जो बड़े आकार के राज्य थे, उनमें जब जन आंदोलन तीव्र हो रहे थे, तो कांग्रेस को ये लगा कि यदि अभी इन आंदोलनों के साथ कांग्रेस ने सहयोग नहीं किया तो ये आंदोलन एक स्वतंत्र सत्ता का रूप धारण कर लेंगे और वे कांग्रेस के जो अपने नॉर्म्स हैं, जो उनके अपने तौर तरीके हैं, उन तरीक़ों को कहीं पार न कर जाएं। तो इसी स्थिति में कांग्रेस को मजबूर होकर के अपनी नीति में 1938 में परिवर्तन करना पड़ा, जब कांग्रेस के हरिपुरा सेशन में यह प्रस्ताव पास किया गया कि देशी रियासतों के जो
जन आंदोलन हैं वे कांग्रेस के ही आंदोलन रहेंगे। और कांग्रेस ये जो है सभी देसी रियासत के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ये सलाह दी गई कि वे जो हैं अपने अपने राज्यों में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए संघर्ष करें और संघर्ष के लिए प्रजामंडलों, प्रजा परिषदों या लोक परिषदों, इन संगठनों का मतलब जो स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस है उनकी स्थापना करें। तो इससे ये हुआ कि देसी रियासतों के आंदोलन को चाहे बार बार राज्य की ओर से गैरकानूनी करार दे दिया जाए, लेकिन जब कांग्रेस की ओर से लेजिटिमेसी इन आंदोलनों को मिल गई तो इनको बड़ी एक ताकत मिल गई। एक इत्तेफाक की बात है कि 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना के साथ ही एक तो इन्हें ऐसा मुद्दा मिल गया कि शीघ्र ही जन आंदोलन शुरू करने पड़े। साथ ही साथ एक मुद्दा ऐसा मिला जो किसानों से संबंधित था। तो किसानों का जो मूल मुद्दा इनका पहले से चला आ रहा था, चाहे मारवाड़ हितकारिणी सभा के नाम से हों, चाहे यूथ लीग के नाम से हों, अभी भी वही मुद्दे उनको खास नज़र आ रहे थे। तो 1938-39 का वर्ष जोधपुर में अकाल का वर्ष था। इस समय अकाल पड़ने के कारण ये जो है किसान त्राही कर रहे थे और जो राज्य की ओर से अकाल राहत के कार्य थे वे बहुत ही अपर्याप्त थे और जागीर क्षेत्रों में तो अकाल राहत के कार्य लगभग ना के बराबर ही थे, नॉन एग्जिस्टेंट थे, वहाँ कोई राहत कार्य नहीं हो रहा था। ऐसी स्थिति में मारवाड़ लोक परिषद ने पीड़ित किसानों की सहायता सेवा शुरू की। ग्रामीण क्षेत्रों में वो गए, उनको अनाज या चारा या चिकित्सा, इन सब की जो आवश्यकता थी उसको पूर्ति करने की, क्योंकि रिसोर्सेज तो मारवाड़ लोक परिषद के पास भी बहुत नहीं थे, किंतु उन्होंने जन सहयोग से इन चीज़ों को जो ज़रूरतमंद है उस तक पहुंचाने की कोशिश की। इससे अल्पकाल में ही मारवाड़ लोक परिषद एक लोकप्रिय संगठन हो गया। लेकिन अभी तक मारवाड़ लोक परिषद तो स्थापित हो गई, उसने अपनी गतिविधियाँ भी आरंभ कर दी, लेकिन इनके नेता जो 1932 से ही जो जयनारायण व्यास प्रमुख नेता जो थे वे अभी तक निष्कासन में चल रहे थे। तो सबसे पहले लोक परिषद ने जब ये अकाल राहत कार्यों से उभरे तो इन्होंने ये मांग की कि उनके नेता जयनारायण व्यास के जोधपुर में प्रवेश पर रोक को हटाया जाए। और फरवरी 1939 में राज्य ने जयनारायण व्यास के जोधपुर प्रवास पर प्रतिबंध हटा दिया और उन्होंने जोधपुर में खुले तौर पर कार्य करना आरंभ कर दिया। सितंबर 1939 मतलब ये फरवरी 1939 में आए हैं और सितंबर में इन्होंने 7 महीने के दौरान जो तैयारियां की तो उन्होंने एक आंदोलन, जन आंदोलन आरंभ करने की योजना बनाई। उसके 3 मुद्दे थे। पहला मुद्दा अकाल नीति और अकाल राहत, क्योंकि अकाल बार बार पड़ते हैं, इसलिए एक परमानेंट पॉलिसी होनी चाहिए कि क्या खालसा क्षेत्र में होगा और क्या जागीर क्षेत्रों में होगा। तो जब ये व्यवस्था अगर हो जाती है, एक स्थायी तौर पर व्यवस्था बन जाती है, तो निश्चित तौर पर उससे किसानों को भविष्य में अकालों का मुकाबला करने का अवसर मिलेगा। और अकाल नीति एक साधारण बात नहीं थी, क्योंकि अकाल नीति के साथ बड़े बेसिक मुद्दे जुड़े हुए थे। अकाल प्राकृतिक प्रकोप होता है, किंतु मानव कई बार उस अकाल को और भी ज़्यादा असहनीय बना देता है। उसका कारण जमाखोरी भी होती है, भाव बढ़ाना भी होता है, सप्लाईज को कम करना भी होता है। तो अनेक प्रकार के तत्व इसमें शामिल होते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से किसान के साथ पेश आता है, वो एक्चुअली राहत पहुंचाता है अथवा वो राहत में से भी अपना ही कोई काम बनाता है। तो एक तो ये उनका प्रमुख मुद्दा था। दूसरा मुद्दा उन्होंने बनाया कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें राज्य की ओर से समर्थन की घोषणा की गई कि तो ऐसी स्थिति में ये हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध का राज्य की ओर से कोई समर्थन ना हो, मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो जोधपुर राज्य के द्वितीय विश्व युद्ध में ना लगाए जाएं। तो उसका विरोध, मतलब उन्होंने विरोध किया कि राज्य को इस युद्ध में अपने रिसोर्सेज नहीं डालने चाहिए। और तीसरा था कि जो जागीरदारी व्यवस्था है उसका कोई लॉजिकल अरेंजमेंट होना चाहिए, कोई तार्किक प्रबंधन हो, वहाँ पर लाग बाग और बेगाड़ जैसी अमानवीय प्रथाओं को समाप्त किया जाए। लटाई जो कि एक कूद का सिस्टम था, रफली असेसमेंट का सिस्टम था, उस लटाई सिस्टम को ख़त्म करके उसको ज़मीन का बंदोबस्त करके उसकी नाप करके साथ ही साथ उसकी जो उर्वरता है
उसकी फर्टिलिटी है, उसके बेसिस पर वर्गीकरण करके ये कृषि राजस्व दरों का निर्धारण हो, और साथ ही साथ जो किसान जागीरदार अथवा राज्य की दया पर निर्भर एक किराएदार की हैसियत से चल रहा है, उसे ज़मीन के स्थायी अधिकार दिए जाएं, उसे बिस्वेदारी अथवा बापोता अथवा जो भी परमानेंट नेचर बापोती जो भी हो सकता है, उस तरह की परमानेंट जो ऑक्यूपेंसी ऑन लैंड शुड बी गिवन। तो ये 3 मुद्दे थे जिनको लेकर के सितंबर 1939 में उन्होंने अपनी लिखित पढ़त मारवाड़ लोक परिषद की ओर से राज्य के अधिकारियों के साथ करना आरंभ की। लेकिन उस लिखित पढ़त का कोई असर नहीं हो रहा था। तो इसी बीच में एक डेवलपमेंट और हुआ कि जब जयनारायण व्यास की जोधपुर प्रवेश पर रोक हट गई और वो आ गए, तो राज्य की ओर से कैसे प्रबंध किए गए थे ताकि जन आंदोलन भविष्य में ना पैदा हों, और इसके लिए कुछ ऐसी संस्थाएं राज्य के स्तर पर विकसित की गई थी जिनका गठन राज्य के अधिकारी राजा की सहमति से ही करते थे। उनमें जयनारायण व्यास को अनेक समितियों में एक प्रतिनिधि के रूप में शामिल कर लिया गया, किंतु जो राज्य मनोनीत करता था वह जनप्रतिनिधि शामिल कर लिया जाए। तो ऐसे प्रबंध किए गए। तो जयनारायण व्यास जो हैं वो अपने जोधपुर प्रवेश के कुछ समय बाद ही वे ऐसी समितियों के में प्रतिनिधि हो गए थे। किंतु जब उन्होंने सितंबर 1939 में ये भूमिका तैयार की और जब कुछ आगे बात नहीं बन रही थी, तो दिसंबर 1939 में ही जयनारायण व्यास ने एक दूसरा तरीका अपनाया। उन्होंने राज्य के साथ असहयोग की नीति अपनाई और जिन जिन समितियों में वे सदस्य थे उनसे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र देने का कारण अपने समर्थकों को और किसानों को यह बताया गया कि जब मैं उन समितियों में रह कर के आपके हित में कोई काम ही नहीं करवा सकता, तो उन कमेटियों में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो इस प्रकार से एक ओर तो जो राज्य के प्रयास थे उनको जयनारायण व्यास ने एक्सपोज कर दिया, और दूसरी तरफ किसानों की और आम जनता की सहानुभूति अपने प्रति भी और संगठन के प्रति प्राप्त कर ली। तो ये जब ये दिसंबर 1939 का ये जो घटनाक्रम है, उसके बाद उन्होंने अपना जो 3 मुद्दों को लेकर आंदोलन शुरू किया था, अकाल राहत, द्वितीय विश्व युद्ध और जागीर का मामला, इनको लेने से का परिणाम ये हुआ कि राज्य जो है वो इनसे चिढ़ गए और राज्य ने 28 मार्च 1940 को लोक परिषद को ही गैरकानूनी करार दे दिया। और इसके गैरकानूनी करार नहीं दिया, बल्कि उस समय प्रधानमंत्री थे, एक ब्रिटिश अधिकारी थे, कर्नल DM फील्ड। कर्नल DM फील्ड ने जागीरदारों और जिला अधिकारियों को, जो परगना के अधिकारी थे, लोक परिषद पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। और उन्होंने ये भी कहा कि इनकी जो गतिविधियाँ हैं वे बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी गतिविधियाँ हैं, इसलिए इनकी गतिविधियों पर ध्यान रखा जाए। इस तरह से दूसरी तरफ जागीरदारों को ये भी अधिकार दिया गया कि वे इसकी गतिविधियों पर रोक लगाएं। तो इस सब का परिणाम ये हुआ कि लोक परिषद ने खुद ही, एक तो उन्होंने अपनी तरफ से इस राजनीतिक दमन के बावजूद भी अपनी ओर से एक जागीर जांच समिति नियुक्त की, जिसको ये कहा गया कि जागीरों में जो भी व्यवस्थाएं हैं उनके ऊपर जो है रिपोर्ट तैयार करे। और इस कमेटी ने फरवरी 1941 में एक रिपोर्ट तैयार की, जिसके आधार पर जागीरदारी व्यवस्था के विरोध में, जागीरदारी व्यवस्था को ही ख़त्म किया जाए, इसके विरोध में अभियान छेड़ दिया 1941 में। और इसी समय जयनारायण व्यास ने एक पुस्तिका 2 भागों में निकाली, जिसका टाइटल था गैर कानूनी लागवागें। और तो इसमें उन्होंने जो जागीर क्षेत्रों में किसानों के साथ जिस तरह से व्यवहार होता था, उस व्यवहार को अमानवीय व्यवहार बताते हुए उसके विरुद्ध अभियान छेड़ दिया। तो इस तरह से ये हुआ कि जागीरदारों ने लोक परिषद के विरुद्ध, तो लोक परिषद की जो लोकप्रियता, वो पहले से गैर कानूनी संगठन है, उसके बावजूद भी उसकी स्वीकार्यता जनता के बीच इतनी है कि वे स्वतंत्र रूप से अपने राजनीतिक कार्यक्रम भी चलाने लगे। और उनका जो सबसे ज़्यादा फोकस किया वो जागीर व्यवस्था में किया गया कि ये जो जगह है, यहाँ से किसानों के साथ सबसे अधिक अत्याचार हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो अभियान शुरू किया लोक परिषद ने, ये जागीर व्यवस्था को सीधी चुनौती थी। और इसका मुकाबला करने के लिए जागीरदारों ने एक जागीरदार सभा का गठन किया 15 अप्रैल 1941 को।
इस संगठन के बनने के साथ ही 1935 में एक राजपूत सभा की स्थापना हुई थी, जो राजपूत सभा राजपूत जाति के कल्याण के लिए, उनकी शिक्षा, उनके समाज सुधार, रीति रिवाजों में सुधार, इस सब के लिए सभा बनी थी। वह सभा मूल रूप से एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन था। वह सामाजिक संगठन जो है वह भी जागीरदार सभा के पक्ष में आ गया। तो इस तरह से जो पोलराइजेशन होने लगा कास्ट बेसिस पर, किसान और लोक प्रसिद्ध के जो कार्यकर्ता हैं वे इनकी इन शक्ति का जागीरदार और उनके समर्थक राजपूत सभा, तो जागीरदार सभा और राजपूत सभा दोनों ने मिलकर के किसानों और लोक प्रसिद्ध के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसात्मक गतिविधियाँ, उनको आतंकित करना, ये सब किया। और इसी बीच ये हुआ, ये जो आंदोलन चल रहा है 1941 में, तो 1941 मई में ये स्थिति आ गई कि जब फसल पक के तैयार हुई रबी की, उस फसल को उठाने के पहले जागीरदारों ने कहा कि पहले इसकी लटाई हो जानी चाहिए, मतलब असेसमेंट हो जाए और राजस्व निर्धारण हो जाए, तभी वो अपनी पैदावार को घर ले जा सकते हैं। और जागीरदार इसमें जानबूझ करके विलम्ब करने लगे, तो इसमें जागीरदार फंस गए। क्योंकि जब वो विलम्ब करने लगे तो जो किसान हैं आंदोलनकारी लोक प्रसिद्ध के नेतृत्व में, उन्होंने सरकार के समक्ष ये बात प्रस्तुत की कि यदि ये डिले करेंगे इसमें असेसमेंट में और राजस्व की वसूली नहीं हो पाएगी और हमें अगर अपनी उपज घर ले जाने से रोका जाएगा तो निश्चित तौर पर हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो प्रधानमंत्री थे DM फील्ड, उसने ये आदेश दे दिया जागीरदारों को कि 15 मई 1941 तक असेसमेंट कार्य पूरा कर लें। यदि उन्होंने नहीं किया तो फिर जो जिलाधिकारी हैं, परगना अधिकारी हैं, नाजिम्स हैं, उनको ये अख्तियार दे दिया जाएगा कि वे अपने स्तर पर असेसमेंट करें और जागीर का हिस्सा अपने पास रख लें और बाकी किसानों को दे दें। तो इससे जब जागीरदारों को लगा इससे तो उनके अधिकारों का हनन हो जाएगा, तो इन सब का परिणाम ये हुआ कि जागीरदारों ने बात तो ये पूरी तरह से नहीं मानी, लेकिन किसानों ने अपनी इस बात को में एक विजय प्राप्त की कि उनकी बात को राज्य की ओर से माना गया। तो मतलब बराबर रूप से जैसे नहीं हुआ, कहीं कहीं कुछ जागीरों में ऐसा हुआ भी 15 मई तक असेसमेंट हो भी गया, कुछ में नहीं हुआ, और जब किसान ले जाने लगे तो हिंसा हुई। तो इस तरह का एक फ्लूइड सिचुएशन थी, मतलब कोई क्लैरिटी नहीं थी कि हुआ क्या। तो उसमें ये हुआ कि कुल मिलाकर जो नज़र आता है वो है किसानों और जागीरदार और उनके आदमियों के बीच में जद्दोजहद होती रही, और इस सब में हिंसा भी हुई, खून खराबा भी हुआ और किसानों को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा, किंतु वे अपनी उपज को लगभग ले जाने में कामयाब रहे। तो जून 1941 में जाकर के एक समझौता हुआ, जिस समझौते में ये तय हुआ कि भाई हर जगह समझौता बोर्ड बना दिए जाएँ, हर परगने में समझौता बोर्ड हो, और उन समझौता जो जागीर जिस परगने के अंतर्गत आती है वो उसी परगने की जो समझौता बोर्ड है उसमें मामला जाएगा। जागीरदार और किसानों के जो झगड़े हैं उनको सुलझाया जाएगा। लेकिन इसके जो गठन किया गया था समझौता बोर्डों को, उन समझौता बोर्डों में जागीरदारों, अगर जागीरदार का मामला जागीरदार को ही मुख्य से रखा गया, इसके अलावा अगर खालसा का है तो परगना अधिकारी को ही रखा गया, और इसके अलावा उसमें कोई जैसे कोई महाजन रखा गया तो कोई उसमें ऐसे अलग अलग वो रखे। उसमें ये रखा कि भाई जो अच्छी हैसियत के किसान हैं हर समझौता बोर्ड में, जो अच्छी हैसियत का मतलब है कि सॉर्ट ऑफ एक लैंडलॉर्ड टाइप, तो उनको रखा जाएगा। तो ये जो समझौता बोर्ड बने, इन समझौता बोर्डों की जो जून 1941 में बने, उनकी पोल शीघ्र ही खुल गई, क्योंकि उनके जो निर्णय थे वे किसानों के पक्ष में नहीं थे। इसी बीच में एक और डेवलपमेंट होता है, क्योंकि लोक प्रसिद्ध के नेतृत्व में किसान आंदोलन चल रहा है, किसान लोक प्रसिद्ध के नेतृत्व में एकत्रित हो रहे हैं, किंतु किसानों के अलग से एक प्रयास 1938 में एक जाट कृषक सुधार सभा की स्थापना होती है, और जाट कृषक सुधार सभा जो है इसके अध्यक्ष बने थे चौधरी गुल्लाराम रथोड़िया उनका गांव था, रथोड़िया गांव के निवासी, और मूलचंद नागौर के निवासी जो थे वो इसके सचिव बने। तो उन्होंने जाट कृषक सुधार संघ चला रखा था, उसके अंतर्गत वे छोटा मोटा छात्रावास भी चलाते थे। तो उनका ये था भाई जो जाट किसान हैं उनको वो बहुत पिछड़ गए हैं, तो उनको आगे उनके उत्थान के लिए कार्य किए जाएं। इसी बीच में ये हुआ
कि ये जो कृषक संघ है ये इसका विस्तार ज़्यादा नहीं हो पा रहा था और लोक परिषद का इतना ज़्यादा प्रभाव था कि उसके सामने मतलब दूसरा कोई संगठन उठ नहीं पा रहा था। तो 22 मार्च 1941 को, जो मैं अभी जून की बात कर रहा हूँ, समझौता बोर्ड वापस जाते हैं, तो उस समय पुलिस अधीक्षक थे बलदेव राम मिर्धा। बलदेव राम मिर्धा भी जाट जाति के थे, नागौर के थे, कुचेरा उनका गांव था। उनके प्रयासों से, वो वैसे जाट कृषक सुधार संघ में भी थे, किंतु उन्होंने ये जो मारवाड़ किसान सभा है इसका गठन किया और इसको जो महाराजा साहब जोधपुर के महाराजा हैं उनके सहयोग से इसे खड़ा किया गया, क्योंकि महाराजा ये देख रहे थे कि यदि ये किसान सभा खड़ी हो जाती है तो लोक परिषद अपने आप ही कमज़ोर हो जाएगी। तो इस तरह से ये मार्च 1941 में किसान सभा भी अस्तित्व में आ गई। किसान सभा को खास बात ये की गई कि वे किसानों के हित में काम तो करें, लेकिन ये खास हिदायत दी गई थी कि किसी भी रूप में लोक परिषद से दूरी बना के रखनी है, लोक परिषद के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होना है और लोक परिषद में किसानों को जाने से रोकना है। साथ ही साथ वे किसानों की भलाई के लिए कार्य करें। तो मारवाड़ किसान सभा ने प्रारंभिक तौर पर लाग बाग बेगार और लटाई प्रथा के विरुद्ध अपना जो है प्रार्थना पत्र राज्य के साथ भेजना शुरू किया और यही मुद्दे लोक परिषद के थे, किंतु लोक परिषद के साथ किसान सभा नहीं आई और वे अलग से अपना आंदोलन चलाने लगे। लेकिन दोनों ही लेवल पर लोक परिषद और किसान सभा के जो अलग अलग किसान आंदोलन चल रहे थे, उसका परिणाम ये हुआ कि 1942 का जो वर्ष का आरंभ है उसी में हम ये देखते हैं जाट और राजपूत जातियों के बीच संघर्ष शुरू हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जो मारवाड़ किसान सभा है उनको जागीरदारी विरोधी अभियान छेड़ना पड़ा। उन्होंने जागीरदारी व्यवस्था के खिलाफ एक सक्रिय आंदोलन चलाने की शुरुआत की। तो किसान सभा जो है लोक परिषद के साथ तो नहीं मिली, लेकिन उससे ये फ़ायदा हुआ कि मुद्दे वही थे। तो लोक परिषद और किसान सभा दोनों चाहे अलग अलग संघर्ष कर रहे थे, बात एक ही कह रहे थे। तो लोक परिषद का जो मत था उसको एक अर्थों में देखा जाए अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग और समर्थन मारवाड़ किसान सभा की ओर से मिला, किंतु अभी भी दोनों संगठन अलग अलग काम कर रहे थे। और जो किसान सभा है अभी तक वो प्रार्थना पत्रों, अनुनय विनय इसके आधार पर ही अपनी बात कह रहे थे। तो ऐसी स्थिति में ये हुआ कि फिर मारवाड़ लोक परिषद ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया।